हम ये नहीं कह सकते अभी भी इफ़ेक्टिवली कि हम असले को कंट्रोल कर पाए। वो 100 गोलियां साल के बाद फिर ले रहा है, तो भाई 100 गोलियां जो पहले चलाई हैं वो किधर गई? कोई शिकार तो नहीं था कि वो शिकार का बता देगा। छूट जाता है सांस का रिश्ता, जिंदगी साथ छोड़ जाती है। तुम भी कब तक जियोगे ओ जालिम, मौत हर आदमी को आती है। सैयद अली रहबर को गुलिस्तान जौहर के इसी ब्रिज पर 29 मार्च को डकैतों ने कत्ल किया था। उस वक्त मुल्जिमान और सड़क पर जख्मी हालत में मौजूद अली रहबर की एक वीडियो भी यहीं करीब के किसी फ्लैट से बनाई गई थी। फूड डिलीवरी का काम करने वाले अली रहबर के 3 बच्चे हैं, जिन्हें वो ईद के कपड़े दिलवाने का वादा करके घर से निकला था और कभी वापस ना आया। मकतूल के वालिद सैयद अख्तर हुसैन स्कूल टीचर हैं और अपने बेटे की मौत के बाद चाहते हैं कि कराची असलह से पाक हो जाए। 5 गोली लगी थी मेरे बेटे को, सर में भी लगी थी, सीने पे भी लगी थी, पेट में भी लगी थी। असला लाने के लिए जो लोग रोकते हैं, जिनका काम है इन्हें पकड़ना, यकीनन कहीं ना कहीं उनमें लूप होल से इस शहर को अमान चाहिए। इस शहर से असला और मुजरिमान दोनों को इस शहर से निकालना चाहिए। सिर्फ अली रहबर ही नहीं, बल्कि कराची में डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर 100 से ज़ायद अफराद को कत्ल कर दिया गया। कराची वाले सिर्फ जानों से नहीं गए, बल्कि उनकी कीमती चीज़ों से भी उन्हें महरूम किया गया। असलहे के जोर पर 25 से ज़ायद गाड़ियाँ तकरीबन हर माह छीन ली जाती हैं। 1500 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स हर माह छीन लिए जाते हैं। इसी तरह 600 से ज़ायद मोटरसाइकिलों से हर माह शहरीन महरूम होते हैं। असले के ज़ोर पर उनसे ये मोटरसाइकिलें भी छीन ली जाती हैं। तो जनाब, ये फिगर्स तो बड़े हैरान कुन हैं ही, लेकिन उससे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि कराची में गैर कानूनी असला इतना है कि किराए पर भी मुल्जिमान को दस्तयाब है। हमें असला जो देता है वो गुलाम मुस्तफ़ा है, एक वो हमें देता था हब से लाके, हब चौकी से, तो उससे असला हम लेते हैं। तो कैसे लेते थे? क्या पैसे देते थे उसे? नहीं, पैसे नहीं, उसको किराए पे हमें वो असला देता है। हम उससे लेते थे और वो हमें लाके पहुंचा देता था। वारदात करके थोड़ा बहुत उसको दे देते थे, बाकी सारा सामान हम खुद रखते थे अपने पास। कहानी में एक नया मोड़ शामिल करते हैं। क्या आपको मालूम है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे नंबर गर्दिश कर रहे हैं जिनसे आप बर्गर और पिज़्ज़ा की तरह घर पे गैर कानूनी पिस्टल की डिलीवरी करवा सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही एक नंबर से हमने राब्ता किया है इस पूरे धंधे को बेनकाब करने के लिए। फेसबुक पर दर्रा आदम खेल असलाह लिखें तो कई पेजेस सामने आ जाते हैं जिसमें खुलेआम असला ऑनलाइन फरोख्त किया जा रहा है। असलहे की वीडियोस के साथ कीमत भी दर्ज है और राब्ता नंबर भी, लेकिन असला डीलर की पहली कोशिश होती है कि बात मैसेज पर की जाए। हमारे बार बार कॉल करने पर डीलर ने फोन उठा लिया। बोलो, जल्दी से बोलो भाई, क्या बोलना है? बार बार फोन कर रहे हैं। बाबा फोन भाई मैं इसलिए कर रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने फेसबुक पे इश्तिहार लगाया हुआ है ग्लॉक का, तो मिल जाएगी? मिल जाएगी। कितने तक का है? 50-60 हज़ार रुपए का मिल जाएगा। और कराची में डिलीवरी चाहिए? हो जाएगा, कहीं भी पाकिस्तान में हो जाएगा। तो क्या डिलीवरी के कोई एक्स्ट्रा पैसे होंगे? कौन आएगा, क्या होगा? वो जो चार्जर आएगा वो आएगा, और ज्यादा नहीं है। तो ये क्या गोलियां कितनी मिल जाएंगी इसमें? गोलियां 10-12 मिल जाएगी उसके साथ। तो बाकी अगर एक्स्ट्रा चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा। तो ये आप बताओ फिर कहाँ आपसे मुलाकात हो सकती है, कैसे पैसे देने, क्या होगा? फिर मैसेज कर दो, मैसेज पे बात करो, ऐसे नहीं कहते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जहां एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक गैर कानूनी हथियार हजारों में नहीं बल्कि लाखों में मौजूद हैं। कराची में गैर कानूनी असला बनाने की कोई फैक्ट्री या कारखाना नहीं है, लेकिन मोबाइल छीनने वालों से लेकर मंशियात फरोशों, अगवाकारों, भत्ताखोरों, सबके पास असला मौजूद है। लेकिन सवाल एक है कि ये असला कहां से आता है। कराची में असले की मौजूदगी पर बात करने से पहले यह समझ लें कि यहां डिमांड किस असले की है। कराची में क्लैशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर, सबमशीन गन या G3 की डिमांड नहीं है। यहां क्रिमिनल्स की पसंद है पिस्टल, जो इस वक्त इतनी तादाद में कराची में हैं कि क्लैशनकोफ से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं।
गैर कानूनी असलहे की इतनी बड़ी खेप कराची में होने से पुलिस अफसरान को किसी भी केस की तफ्तीश में बहुत मुश्किलात का सामना रहता है। जाए वक़ुआ से खोल तो मिल जाते हैं, लेकिन वो गोली 9mm की है या 30 बोर पिस्टल की, बस इसके अलावा कुछ पता नहीं चल पाता। बहुत सारी हमारी मीटिंग्स में या असाइनमेंट्स में ये हमें टास्क भी मिलता है कि बेसिकली जब तक कि हम असले की कराची में सप्लाई को नहीं रोक पाते तब तक क्राइम हमारा या उसमें जो स्पेशली वायलेंट क्राइम है उसमें डिप नहीं आएगी। गैर कानूनी असले का हमारे पास कोई डेटा बैंक नहीं है, कोई एमटीज़ की हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता है, तो उस वजह से जब ये वेपन यूज़ होता है तो एमटीज़ के ज़रिए हम बंदे तक टेक्नोलॉजी वाइज नहीं पहुंच सकते। तो आपको फिर वो ह्यूमन रिसोर्स पे ही जाना पड़ता है कि बंदे को आपने अरेस्ट किया, उससे फिर वो वेपन आपने रिकवर किया, या वो वेपन उससे रिकवर करने में भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो कहीं फेंक देता है या किसी को आगे भेज देता है। तो उससे ना सिर्फ ये कि केस की डिटेक्शन में प्रॉब्लम होती है, बल्कि ये भी होता है कि फिर आपका केस प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता। चलें आपको बताते हैं कि ये गैर कानूनी असला कराची में आता कहां से है। एक रास्ता तो बलूचिस्तान से बनने वाले जाली लाइसेंस है, जिसके जरिए असला कराची मुंतकिल किया जाता है, जिसके कई केसेस सामने भी आ चुके हैं। गैर कानूनी असलहे को कराची लाने का दूसरा रास्ता सरकारी इदारों के असली या जाली एम्प्लॉयमेंट कार्ड हैं। जिस तरह पिछले जमाने में एक केपी के पुलिस के बंदे को पकड़ा, उसके अलावा कुछ ऐसे सरकारी मुलाजिम जो रिटायर हो चुके हैं या वो मेडिकल अनफिट होकर आ चुके हैं, तो वो अपना वेपन एक लाइसेंस वाला दिखा देते हैं या अपना कार्ड सर्विस का दिखाते हैं। कोई चेकिंग सिस्टम तो इतना मजबूत है नहीं, तो वो मुख्तलिफ तरीके से लेके आते हैं। अपने सामान में छुपा के अखरोट लेके आ रहे हैं, कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, उसके नीचे छुपा के यहाँ पहुंचने के बाद वो फिर उनको पीछे जो डीलर है वो नंबर देता है, तो वो फिर जाके बाई हैंड उनके हैंड ओवर करता है और दूसरी बस में बैठ के वापस चला जाता है। आम तासुर है कि कराची में गैर कानूनी असलहे की स्मगलिंग वही लोग कर रहे हैं जिनको कानूनी असला बेचने का लाइसेंस हासिल है। लेकिन गुज़िश्ता 25 सालों से असले के कारोबार से वाबस्ता महमूद खाकी कहते हैं कि दुकानदारों पर गैर कानूनी असले की स्मगलिंग का इल्जाम लगाना गलत है। दुकानदार अगर कोई, अव्वल तो ऐसा है नहीं कि कोई शोरूम खोलने के बाद इलीगल वेपन, क्योंकि शॉप्स के ऊपर एजेंसीज की भी नज़र होती हैं और दुकानदार का बाइज्जत तरीके से एक लीगल वेपन बिक रहा है, लाइसेंस ओपन है, तो वो क्यों गैर कानूनी हथियार सेल करेगा। और सबसे मेन पॉइंट, जो वेपन उसके स्टॉक में रजिस्टर्ड हो गया है उसको एग्जिट करने के लिए उसको किसी न किसी बुक का रेफरेंस चाहिए। सिंध पुलिस इस साल 7,800 से जायद गैर कानूनी हथियार और 34,300 से जायद गोलियां बरामद कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जराइम की शरह में कोई वाज़ेह कमी नहीं आई है। अब बात करते हैं लाइसेंस याफ्ता हथियारों की। कराची में एमुनेशन कंट्रोल का भी कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं। तो गोलियां जो हैं या एमुनेशन है, इसमें एक मार्जिन बहुत है प्रॉफिट का। 10 रुपये वाली गोली 30 रुपये मिलती है, 20 रुपये गोली बिकता है, सैकड़ों गोलियां बिकती हैं। अगर ये एमुनेशन को कंट्रोल करने का तरीका बना लिया जाए कि आखिर एक बंदे ने 100 गोलियां ली थी लास्ट ईयर, इस साल 100 लेने आया, तो पिछले 100 जो थी वो उसका कोई सबूत पेश कर दे, भाई हवाई फायरिंग की है, कहाँ ले गया वो। और फिर ये जो वारदातों में इस्तेमाल हो रहा है वेपन, ये सारा मतलब इतना नया वेपन है कि वो जो क्रिमिनल होता है वो घबराहट में मारता है। होल कोई बंदा अगर शूटिंग रैंक पे गया है या उसने किसी जगह पे फायर किया है तो वो होल ला के मुझे क्यों जमा कराएगा। शिकार पे गया हुआ है, उसने 12 बोर कारतूस जंगल के अंदर तीतर के शिकार पे इस्तेमाल किए, तो मुझे क्यों ला के देगा। वो तो वहीं पे फायर हुआ या झील में लॉन्च के अंदर वो किसी में, तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि मैं उससे शल डिमांड करूँ। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान के मुताबिक कराची की असला रिपेयरिंग शॉप्स की मॉनिटरिंग भी वक्त की जरूरत है, जहां कौन आकर कानूनी या गैर कानूनी पिस्टल को ठीक करवा रहा है कोई नहीं जानता। तो अगर आपके किसी प्यारे को न्यू ईयर नाइट में हवाई फायरिंग के दौरान गोली लगी हो या मोबाइल छीनने के दौरान गोली कानूनी लगी हो या गैर कानूनी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है।